नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी क्रम में एक और बेहतरीन कदम हम आप सब मिलकर जो है वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। शिक्षा मनोविज्ञान ग्रेड सेकेंड और रीट L1 L2 मुख्य परीक्षा के लिए चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कॉल करके कहते हैं कि सर मनोविज्ञान आप पढ़ा रहे हैं, क्या वो ग्रेड सेकंड के लिए रीट के लिए सेम है? तो रीट की मुख्य परीक्षा L1 L2 तो 100% डिट्टो लाइन टू लाइन सेम है। ग्रेड सेकंड के अंदर कुछ टॉपिक के नाम अलग लिख दिए गए, जैसे ग्रेड सेकंड के अंदर बाल विकास की जगह अधिगमकर्ता का विकास लिख दिया गया है ना? तो इस तरीके का है। बाकी सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है मनोविज्ञान का, वो ऑलमोस्ट जो है वो एक जैसा ही है। तो आइए करते हैं चर्चा व्यक्तित्व के बारे में। लास्ट सेशन में हम कुछ अध्ययन कर चुके हैं। हम व्यक्तित्व के बारे में आज आगे और ज्यादा थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत। समनदीप जी कैसे हैं आप? सीमा जी, कुलदीप जी एंड धोलू राम जी, नगेंद्र सिंह जी, सुनीता जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देखिए, लास्ट सेशन में जितना पढ़ लिया था उससे आगे ही चलेंगे। और लास्ट सेशन में हमने व्यक्तित्व क्या है इसको समझा था, व्यक्तित्व की कुछ दृष्टिकोण देखे थे हमने अलग अलग, और कुछ परिभाषाओं की चर्चा हमने की, व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं देखी, और व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में हमने कहा कि आपको कल व्यक्तित्व के प्रकार करवाएंगे। और वो कल आज आ चुका है। वो कल क्या हो चुका है? आज हो चुका है अब। तो आइए व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा करते हैं। कैसे व्यक्तित्व होते हैं? कोई व्यक्ति मोटा होता है तो लोग उसको मोटिया, मोटा सेठ, मोटू, गोलू कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? कोई व्यक्ति बहुत पतला है तो उसको पतला पापड़ कहते हैं, है ना? कोई लड़की पतली है तो उसको उसकी सहेलियां चिढ़ाती है कि हवा में आंधी आए ना तब ध्यान रखना, किसी को पकड़ लेना वरना तुम उड़ सकती हो क्योंकि तुम पतली हो, पतली पापड़ हो। तो यह शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व है। गोलाकार, लंबाकार, है ना, मोटा, शेड्यूल। तो अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने अलग अलग आधार के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। किसी ने शरीर के आधार पर किया, किसी ने आचरण चरित्र के आधार पर किया, किसी ने जो है वो आपके व्यवहार के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। जैसे एक व्यक्ति है जो गुमसुम रहता है, अकेला रहता है, वो अकेला रहना पसंद करता है, अकेले रहने में उसको मजा आता है, अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं करता है ना, ज्यादा दोस्त नहीं बनाता है, स्वार्थी किस्म का होता है। ऐसा व्यक्तित्व क्या कहलाता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है। ये किस आधार पर व्यक्तित्व है? व्यवहार के आधार पर है। एक व्यक्ति है हंसता मुस्कुराता रहता है, सबके साथ दोस्ती, कॉलेज में सारी लड़कियां उसके साथ दोस्त है, सारे लड़कों से भी दोस्ती है, सबसे बोलना, सबसे हंसना, है ना, सबके काम करना, सबके सहयोग करना, अपनी मन की कोई भी बात हो, अच्छी हो बुरी हो, फट से सामने वाले को कह देना। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का क्या है? गुण है। तो अलग अलग विद्वानों ने व्यक्तित्व के अलग अलग जो है वो प्रकार बताए हैं, और आइए अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भारतीय वैदिक जो दृष्टिकोण है वो कहता है कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। वैदिक यानी वेदों के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार समझ लीजिए, आयुर्वेद कहता है कि एक व्यक्ति वो होता है जिसमें सतोगुणी, है ना, सतगुण यानी सतोगुणी होता है, जो सतोगुणी अर्थात जो सत्य की राह पर चलने वाला होता है, सत्य को मानने वाला होता है, अर्थात ईश्वर व धर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति सतोगुणी कहलाता है। यानी हर कार्य करने से पहले हम कहें कि हे भगवान, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, आप मेरा ये कार्य सफल करना। यानी बहुत ज्यादा ईश्वर में और धर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति को वैदिक जो दृष्टिकोण है उसमें क्या कहा गया? सतोगुणी कहा गया।
एक व्यक्ति ऐसा होता है, जैसे इसको ऐसे समझिए कि रीट की मुख्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे सोचते हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो इस बार मेरा मुख्य परीक्षा में हो जाएगा। सोचते हैं आप ऐसी बातें? ऐसी बात आप सोचते हैं? कि भगवान ने चाहा तो मेरा इस बार रीट की मुख्य परीक्षा में क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप क्या हैं? सतोगुणी हैं। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार आपका व्यक्तित्व कैसा है? सतोगुणी व्यक्तित्व है। लेकिन दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि मैं इस बार इतनी मेहनत करूंगा, इस बार मैं इतना पढ़ूंगा, अपने सारे सिलेबस को अच्छे से कवर करूंगा, और इस बार मैं दृढ़ संकल्प करता हूं कि मैं मेहनत करके इस रीट 2022 की जो परीक्षा 2023 में होने वाली है मुख्य परीक्षा, इसमें मैं सफल होके ही रहूंगा। अर्थात वो अपने रज यानी कर्म में विश्वास रखता है, और इसे क्या कहते हैं? रजोगुणी कहते हैं। रजोगुणी कहते हैं इसे, इस प्रकार के व्यक्तित्व को जो कर्म प्रधान हो, जो कर्म में विश्वास रखता हो। तीसरा आता है आपका तमोगुणी। तमोगुणी का अर्थ होता है जो तामसिक प्रवृत्तियों में ज्यादा विश्वास रखता है, यानी उसको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, जो सुखवादी होता है, भोग विलासी होता है, खाना पियो ऐश करो वाला दृष्टिकोण रखता है। उसको ना ही तो ज्यादा ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास है, और ना ही बहुत ज्यादा विश्वास उसको कर्म में है। वो कहीं ना कहीं बीच में जो है वो अपने आप में ही खोया रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से। ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है? ऐसा व्यक्तित्व जो है वो क्या कहलाता है? तो ऐसा व्यक्तित्व जो है वो तमोगुणी कहलाता है। नगेंद्र, तुम पूछ क्या रहे हो? आपके क्वेश्चन तो मुझे दिख नहीं रहा है। आप सॉरी, ये पूनम क्या पूछ रही हो तुम? बताओ। गुड मॉर्निंग आपने कहा, ठीक है। गुड मॉर्निंग के बाद आपने सर नमस्ते, ठीक है। सर एक पर्सन का उत्तर दो, ठीक है। प्लीज बताओ। फिर आपने प्लीज सर जी बताओ, तो सर बताएं क्या? एक पर्सन का उत्तर दो, तो किस पर्सन का उत्तर दे ये तो आपने लिखा नहीं। अब बताऊं क्या मैं? बताओ। ये तरीका थोड़ा सा सही सुधारो। जो आपको पूछना है ना वो सीधे पूछ लिया करो। आप सीधे क्वेश्चन ही, आपका जो क्वेश्चन है वही कमेंट में लिखा करो, है ना। आप इधर उधर की बातें, गोल गोल बातें क्यों लिखते हो? सर एक पर्सन पूछ लूं? सर प्लीज बताओ ना, पूछ लूं? सर पूछूं कि नहीं पूछूं? अरे इतना समय बर्बाद करे उससे सीधा अपना क्वेश्चन पूछो ना। सर बताए तो ठीक है, वरना बाद में कहना सर मैंने क्वेश्चन पूछा, बताओ इसे, है ना। ऐसे ऐसे पूछा करो। नेक्स्ट देखिएगा, शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार, शारीरिक दृष्टिकोण यानी शरीर के अनुसार, आपके शरीर के आकार के अकॉर्डिंग, शरीर के आकार के अनुसार आपका व्यक्तित्व है। जैसे कि क्रैस्मर और सेल्डन नामक दो विद्वान हुए हैं। इन्होंने शरीर के आधार पर क्या किया है? व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है कि शरीर कैसा है। एसी में कितने नंबर चाहिए? अगर आपको चाहिए उससे ज्यादा है, 85 है, तो लगभग आप पास ही है। आपको शायद 78 या 9 के करीब चाहिए, तो आप 81 में तो पास है। ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है। आप अपनी कैटेगरी में देख लो आपको कितने चाहिए। 50% चाहिए तो 150 का 50% कितना हो गया? 75 हो गया। तो जिसके 75 नंबर बन रहे हैं वो पास है। अगर 55% चाहिए तो 55 हो गया लगभग 83 के करीब, है ना, 83 या 84 के करीब। तो अगर आपका 83-4 बन रहा है तो आप पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सेल्डन क्या कहता है। सेल्डन ने पहले क्रैस्मर का देखेंगे। क्रैस्मर ने 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया 1925 में। कब बताया था? 1925 में बताया था। इन्होंने कहा कि एक तो होता है सुडोलकाय। सुडोलकाय यानी बिल्कुल फिट, ना ज्यादा मोटा, ना ज्यादा पतला, ना ज्यादा लंबा, ना ज्यादा उच्च,
थिगना, बिल्कुल जो परफेक्ट होता है वो किस में आता है, सुडोलकाय में आता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर बिल्कुल फिट है, जैसे हमारे खिलाड़ी होते हैं, है ना, जैसे विराट कोहली देखते हो आप, है ना, या आप जो है हमारे मूवी के एक्टर तो इतने ज्यादा फिट नहीं है, लेकिन खिलाड़ी अच्छे होंगे, खिलाड़ियों को हम क्या कह सकते हैं, सुडोल कह सकते हैं। हमारे भारतीय सेना के जवान, पुलिस के जवान नहीं, भारतीय सेना के, इंडियन आर्मी के जवान बिल्कुल फिट रहते हैं, वो सुडोलकाय कहलाते हैं। दूसरा होता है लंबकाय या कृशकाय। लंबकाय या कृशकाय यानी लंबाई जिनकी ज्यादा होती है। लंबाई क्या होती है, लंबाई ज्यादा होती है, यानी जो लंबे होते हैं, शरीर उनका क्या होता है, ज्यादा हाइट लिए हुए होता है, ऐसा व्यक्तित्व। तीसरा आता है गोलाकार। गोलाकार जो होगा उसकी लंबाई क्या होगी, सामान्य होगी और वो थोड़ा मोटा होगा। और चौथा आता है विशालकाय, जैसे खली की तरह। तो आइए इनको चारों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। सुडोलकाय में कौन आते हैं, एथलीट्स और खिलाड़ियों को लिया गया है इसमें। ये न तो अधिक लंबे होते हैं, न अधिक छोटे होते हैं, न अधिक पतले होते हैं, न अधिक मोटे होते हैं, आत्मविश्वासी और समायोजित होते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से फिट हो, न मोटे न लंबे न पतले, तो आप में कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा ना। एक व्यक्ति ऐसे बहुत ज्यादा मोटा है तो लोग मोटे मोटे कहेंगे उसके, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा। हालांकि मोटे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मोटे लोग होते हैं ना वो बिल्कुल मस्त मोले होते हैं, उनको आप मोटा कह दो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पतले व्यक्ति को आपने ये कह दिया, कोई पतला लड़का या लड़की, और उसको आपने कह दिया पतला पापड़, अरे उठ जागो आंधी में सावड़ रही, तो वो चिढ़ जाता है, वो बड़ा दुखी होता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है, वो जो है वो क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है कि मन पतलो कह दिया, अरे अच्छा पतला आदमी आपा। लेकिन मोटे वाला व्यक्ति जो होता है ना वो टेंशन फ्री होता है, उसको वो ये सोचता है कि ठीक है अपन हाथी हैं और बाकी सब क्या है, कुत्ते हैं, कि हाथी चलेगा तो कुत्ते भौंकेंगे ही, कुत्ते भौंकेंगे ही, यानी मैं ठीक है मोटा हूं तो हूं, टेंशन फ्री, अपने तो समोसे खाओ और चिल करो, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। जबकि पतला व्यक्ति जो है ना टेंशन ले लेता है कि यार पतलो कह दियो, दुनिया पतलो कह लगी अपन तो ना, मोटो होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, लंबकाय या कृशकाय, या इसको सिजोआइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिजोआइड, अर्थात बहुत अधिक लंबे, दुबले, निराशावादी, कल्पनावादी और चिंतित रहने वाले। ये जो लंबे लोग होते हैं, पतले लोग होते हैं, ये चिंतन बहुत ज्यादा करते हैं, चिंता बहुत करते हैं, चिंतित रहते हैं, कल्पना भी ज्यादा करते हैं, निराशावादी होते हैं, बहुत जल्दी अपने किसी लक्ष्य में अगर इनको असफलता मिल जाती है तो ये निराश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं। प्लस ये चूंकि लंबे दुबले तो होते ही हैं, जो व्यक्ति लंबा होगा वो दुबला होगा, याद रखना, वो पतला होगा। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि गोलाकार या साइक्लोइड या स्थूलकाय भी इसको कहते हैं। गोलाकाय का अर्थ ही आपको पता चल गया कि नाटे और मोटे होंगे, यानी हाइट इनकी कम होगी। आप देख लेना, जो लड़के पतले होंगे वो लंबे होंगे, जो लड़का पतला है उसकी हाइट ज्यादा होगी, जो लड़का मोटा है या लड़की मोटी है, मोटे लोगों की हाइट हमेशा कम दिखती है और उनकी हाइट कम रह जाती है। ठीक है, तो याद रखना ये बातें। तो ये क्या होगा, गोल आकार का होगा, लेकिन मिलनसार होगा, हंसमुख स्वभाव का होगा, ये खाने पीने का शौकीन होगा और आराम प्रिय होगा। ये कैसा जीवन चाहता है कि बस आराम से एक बढ़िया सा सोफा हो, सामने एक टीवी लगा हो, टीवी पे जो हो अच्छा सा मैच चल रहा हो या मूवी चल रही हो, और मेरे सामने बहुत सारे 20-30 समोसे पड़े हो, चटनी हो, कचौरी हो, पास्ता हो, पिज्जा हो, और मैं आराम से चिल करते करते ऐसे के नीचे खाऊं। बस इनका ये ऐसा जीवन चाहते हैं, कोई इनको स्ट्रेस नहीं लेना, कोई इनको टेंशन नहीं लेनी, बस चिल करते रहना चाहते हैं। ये मस्त मोले स्वभाव के होते हैं। अगर आप चले गए ना तो आपको ये कहेंगे आजा यार समोसे खा ले, आप कहोगे पेपर है नहीं रीट को, बोले पेपर आज थोड़ी है बावड़ा, पेपर जनवरी में गए, आज तो मैच देखागा, समोसा खाऊंगा, चिल करेगा, टेंशन फ्री रह गए। इनको कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहती है, तो ये मस्त मोले टाइप के लोग होते हैं। चौथा आता है विशालकाय या डिस्प्लास्टिक। ये मिश्रित प्रकृति के होते हैं, मोटे
लंबे, थोड़े ठिगने भी और सुडोलकाय, इन तीनों का मिश्रित रूप होता है। इनका शरीर विशाल होता है, थोड़ा सा खली के जैसा, और ऊपर वाले व्यक्तित्व का मिला जुला सा ये रूप होते हैं। यानी ऊपर के जो 3 व्यक्तित्व हैं इनका मिला जुला रूप होता है, और थोड़ा सा इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, खली के जैसे भारी होता है। तो ये आपका पहला हो गया सेल्डन क्रेस्मर के अनुसार वर्गीकरण। दूसरा, इसी प्रकार सेल्डन ने भी वर्गीकरण का, इन्होंने भी गोलाकार, आयताकार और लंबाकार 3 प्रकार का जो है वो व्यक्तित्व बताया। लंबा आकृति को इन्होंने एक्टोमॉर्फिक कहा, एंड आयताकृति को इन्होंने मेसोमॉर्फिक कहा, एंड एंडोमॉर्फिक कहा इन्होंने गोलाकृति को। इसके बाद देखिएगा समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। पहला क्वेश्चन तो यह पूछा जाएगा कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार किसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया वो किया था स्प्रेंगर ने। किसने किया था? स्प्रेंगर ने। और इन्होंने 6 प्रकार के व्यक्तित्व जो है बताए हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी टाइप ऑफ मैन। टाइप ऑफ मैन याद रखना किसकी पुस्तक है ये? स्प्रेंगर की है। और इन्होंने समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर बताया, यानी सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं इनकी इन्होंने चर्चा की। और इन्होंने समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया है बताओ? कितने भागों में किया? 6 भागों में किया। आइए इन 6 भागों की चर्चा करते हैं। सुमन जी पूछ रही हैं कि मैंने जो फॉर्म भरा है रीट का वो तो मैंने जर्नल से भरा था, और अब मैं अगर ओबीसी से भर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो, है ना? फॉर्म भर सकते हो आप। अगर आप जर्नल से रीट क्लियर कर चुके हो तो आप ओबीसी में हो तो ओबीसी से फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक पात्रता परीक्षा थी और ये आपकी मुख्य परीक्षा है, तो कोई दिक्कत आपको जो है वो नहीं होगी। पहला देखिएगा सैद्धांतिक व्यक्तित्व। सैद्धांतिक व्यक्तित्व, अगर आपके पिताजी या आपका भाई आर्मी में है और अब वो अपनी सेवा पूर्ण करके रिटायरमेंट होके 45 ईयर के करीब में आपके घर पर आ चुके हैं और आप उस घर में युवा हैं, तो आपको वो चैन से बैठना नहीं देंगे। सुबह 4 बजे खड़े कर देंगे, चल खड़ा, तोड़ क्या, फिर आके पट, फिर दूध पिलाएंगे, है ना? यानी आर्मी के जो व्यक्ति होते हैं वो सिद्धांतों पे चलते हैं, रूल नियमों पे चलते हैं, वो थोड़े सख्त रूल पे चलने वाले इंसान होते हैं। इसी प्रकार लेखक जो होता है, लेखक थोड़ा सा अंतर्मुखी प्रकृति का व्यक्ति होता है। सिद्धांत, जैसे लेखक ने अपने घर पर, लेखक होता है, राइटर होता है, वो तो कुछ ना कुछ लिखता रहता है, कविता, कहानी, चुटकुले, जो भी वो लिखता है वो, तो वो जैसे उसका एक रूम होता है घर में। अब वो चाहता है कि घर में हर चीज, जैसे मान लीजिए कि बोतल जो है वो यहां रहती है तो यहीं रहनी चाहिए, ये किताब यहां रखी जाती है तो यहीं रखी जानी चाहिए, ये पेन हमेशा यहां रहता है तो यहीं रहना चाहिए। अगर मान लो घर पे पत्नी ने, माँ ने, बेटे ने, बहन ने, किसी ने उसके किसी वस्तु को छेड़ दिया या इधर से उधर रख दिया ना, तो वो चिल्लाने लगता है। साहित्यकार, पत्रकार, दार्शनिक, ये सब क्या है? सैद्धांतिक व्यक्तित्व हैं, जो एक निश्चित नियम, एक निश्चित व्यवस्था के तहत अपना जीवन जीते हैं और उनको अपने जो आसपास का वातावरण है वो भी कैसा चाहिए? वैसा ही चाहिए, बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग, जो वो जिन्होंने जो उन्होंने सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ही उनको चाहिए। दूसरा होता है आर्थिक व्यक्तित्व, जैसे कि दुकानदार, व्यापारी, उद्योगपति, ये सब आर्थिक व्यक्तित्व में आते हैं। किस में आते हैं? ये आर्थिक व्यक्तित्व में आते हैं। ये क्या होते हैं? पैसों से संबंधित जो है लेन देन करते हैं। तो ये इनके घर पे भी आएंगे ना, अगर मान लो आपके पापा दुकानदार हैं या व्यवसायी हैं तो घर पर भी वो कोई ना कोई हिसाब जो है करते रहेंगे, क्योंकि इनके चारों तरफ जो है वो आर्थिक क्रियाएं ही जो है वो होती रहती है। तीसरा जो व्यक्तित्व का प्रकार है वो है सामाजिक व्यक्तित्व, जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, है ना, और समाज सेवक हो गए,
बहुत सारे समाज सेवक होते हैं, हमारे समाज के भामाशाह हो गए, ये सब किस में आते हैं? सामाजिक व्यक्तित्व में आते हैं, जो अपने बारे में तो सोचते ही हैं लेकिन पूरे समाज को लेकर चलते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में चर्चा करते हैं और समाज का कैसे उत्थान हो, कैसे विकास हो, इसकी जो है वो चर्चा करते हैं। फिर आता है धार्मिक राजनीतिक व्यक्तित्व, जितने भी हमारे नेता आ गए वो। फिर धार्मिक व्यक्तित्व है, जैसे पुजारी, संत, महात्मा आ गए। और फिर आता है सौंदर्यात्मक कलात्मक व्यक्तित्व, जो चित्रकार, कलाकार, मूर्तिकार आ गए, वो इसमें आते हैं, सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व। ये जो है ना सबसे मोस्ट है, ये सबसे मोस्ट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो इसी में से पूछे जाते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार पर जुंग, वह गलत लिखा है यहां पर, जुंग शब्द है, इसी का ट्रांसलेट युंग और जुंग दोनों में हुआ है। यानी जब इसका ट्रांसलेट किया गया तो कहीं पर तो इसका ट्रांसलेट युंग हो गया, कहीं पर इसका ट्रांसलेट जो है वो जुंग हो गया। तो युंग और जुंग एक ही व्यक्ति है और इन्हीं का ये नाम है। टीचर जो है वो सैद्धांतिक में ला सकते हो आप। देखो ये व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो मैं लिख देता हूं। ये है आपका अंतर्मुखी, ये क्या है? अंतर्मुखी है। ये है आपका बहिर्मुखी और ये है आपका उभयमुखी, उभयमुखी। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में वैसे मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार के बताए गए हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व मुख्य रूप से कितने प्रकार के बताए हैं, तो दो प्रकार के बताए हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। उभयमुखी तो इन दोनों का मिक्स होता है। तो अंतर्मुखी कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए कि आप एक अंतर्मुखी हैं कि बहिर्मुखी है, आप कैसे पता करेंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है? तो देखिए अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं, अब दिख जाएगा साहब, थोड़ा सा क्या है कि जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा चेंज हो गया था, ये थोड़ा जो है वो लाइट कलर था और इसमें व्हाइट कलर से लिख दिया तो इसलिए नहीं दिखा आपको। अंतर्मुखी कौन होता है? ऐसा व्यक्तित्व अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है जो अपने आप में खोया रहता है। जैसे कॉलेज में आप रीट की तैयारी करने के लिए आप किसी कोचिंग में गए और कोचिंग में आपको कोई ना कोई पसंद आ गया। जो अभी अभी बच्चे रीट की तैयारी करने लगे हैं ना, जिन्होंने अभी अभी बीएड किया है, उनके मन में क्या है, प्यार मोहब्बत ये बहुत ज्यादा होता है। जो 5-7 सालों से रीट की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन में काफी दिन हो गए हैं, उनको कई साल हो गए हैं, बेरोजगारी उनको जो है तड़फाने लगी है, वो तो प्यार व्यार भूल गए हैं, उनको प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो क्या करना है, कैसे ना कैसे करके नौकरी लगना है। लेकिन जो नए युवा लोग हैं, जो अभी अभी इस समंदर में, बेरोजगारी के समंदर में जो अभी ऊपर ऊपर ही तैर रहे हैं, जो अभी आए हैं, वो क्या है कि इधर उधर देखना थोड़ा प्रयास करते हैं कि चलो कोचिंग में आए तो थोड़ा मेल मिलाप बढ़ाएं, थोड़ा सामाजिकता बढ़ाएं, है ना, क्योंकि एक दूसरे से मिलेंगे तो सामाजिकता बढ़ेगी। तो अब मान लीजिए किसी को जैसे किसी से थोड़ा लगाव हो गया है, कोई जैसे किसी के दिमाग में जो है वो बैठने लगा है, तो अंतर्मुखी अगर व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, किसी को नहीं बताएगा, मन ही मन खुश होगा, ये तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो किसी को बताएगा नहीं। और किसी को क्या, वो उसको भी नहीं बताएगा, अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाएगा। अगर उसको कोई चिंता है, कोई टेंशन है, तब भी वो किसी को बताएगा नहीं। ज्यादातर अकेला रहना पसंद करेगा, अपने ही ख्यालों में खोया रहने का प्रयास करेगा। दोस्त बहुत कम बनाता है, ये दोस्त नहीं बनाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, स्वार्थी किस्म के होते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होगा वो स्वार्थी किस्म का होता है, और स्वार्थी लोगों के दोस्त हमेशा कम बनते हैं, वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही दोस्त बनाते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व अंतर्मुखी कहलाता है। दूसरा व्यक्ति वो होता है कि जैसे मान लो कि ऐसे उसके मन में ऐसे कोई घंटी बज गई है ना, कॉलेज में जाते ही, और घंटी बज गई तो वो जैसे ही अपने दोस्तों के साथ जाएगा ना, सबको चिल्ला चिल्लाई कर देगा, ओए बिन देखना ले गए, अब्बा
अपना का नहीं है, यानी ऐसा जनरली कॉलेज में लड़के कहते हैं कि वो तेरी जैसे भाभी है ना, उसकी तरफ आंख उठा के मत देख लेना, आज के बाद उसको भाभी की नजर से देखना, है ना। ऐसे जनरली हम जब कॉलेज में थे तो ऐसा हमारे यहाँ भी लड़के कहते थे। तो इस तरीके की जो चीजें होती है, यानी सबको चीख चीख के बता देना अपने मन की बात, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप करना चाहते हो, क्या आपके लिए खुशी की बात है, क्या आपके लिए दुख की बात है ना, आपके जीवन में क्या चल रहा है। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, उसका जो जीवन होता है एक बंद किताब होता है, जिसके अंदर क्या है किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। और जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, उसकी जो जीवन होता है वो खुली किताब की तरह होता है, सबको पता होता है उसके बारे में, सबको पता होता है। तो ये है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। आओ थोड़ा इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, फिर उन दोनों को मिला के उभयमुखी जो है बन जाता है। देखिए सबसे पहले अंतर्मुखी की बात करते हैं। अंतर्मुखी जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखना जरा। ये सरल स्वभाव के होते हैं। स्वभाव इनका कैसा होता है, सरल होता है। मितभाषी यानी थोड़े बोलते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। ये प्लस स्वार्थी किस्म के होते हैं। स्वार्थी यानी अगर इनको किसी चीज से कोई फायदा हो रहा है ना तभी वो काम करेंगे, वरना वो काम नहीं करेंगे। स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए अपना कार्य ये करते हैं। अगला ये जो होते हैं वो सामाजिकता का इनमें अभाव होता है। सामाजिकता इनमें जो है क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करते हैं, तो जनरली ये सामाजिक गतिविधियों में भाग कम लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में सफाई का कार्यक्रम आ गया, है ना। जैसे अभी हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो अक्सर ऐसे दीपावली से पहले स्कूल में थोड़ी सफाई करते थे। जो हमारा गार्डन होता था तो वहां की सफाई कर देना, मैदान की सफाई कर देना। तो ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं उनमें ये भाग नहीं लेते हैं। मनोविनोद का इनमें अभाव होता है। हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपने इनके साथ हंसी मजाक कर लिया तो आपकी प्रिंसिपल को जाके शिकायत कर देते हैं। ये गुरुजी मतलब वो लड़को नहीं है कहीं वगैरह। आपने हंसी मजाक कर लिया तो ये रोने लग सकते हैं, आप पर चिल्ला सकते हैं, आपके साथ जो है वो झगड़ा कर सकते हैं। तो इनको हंसी मजाक जो है वो बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, पसंद नहीं होता है। नहीं ऐसा नहीं है। वास्तविक जीवन भिन्न कैसे होता है नगेंद्र जी, बताओ आप मुझे। अंतर्मुखी व्यक्ति वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही होता है, वो अपने आप में खोया रहेगा हमेशा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है वो अपने आप में हमेशा खोया ही रहता है। फिर भी हो सकता है कि कुछ केस में अलग भी हो, आप कह रहे हो तो सही कह रहे होंगे। दोस्तों का इनके अभाव होता है, दोस्त नहीं बना पाते हैं ये, क्योंकि स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं। तो दोस्त कैसे बनाएंगे ये, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दोस्त बनाएंगे तो इनका कोई गहरा पक्का दोस्त नहीं होता। क्या नहीं होता है, पक्का दोस्त नहीं होता इनका। मानसिक शक्तियों का विकास इनका बहुत अच्छा होता है। मेंटली ये बड़े जो है वो स्ट्रोंग होते हैं। स्ट्रोंग यानी मानसिक शक्तियां इनकी बहुत अच्छी विकसित होती है। पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं। पढ़ाई में ये क्या होते हैं, अव्वल होते हैं। हमेशा कक्षा में इनका जो है फर्स्ट नंबर आता है। एकांतवासी होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। थोड़े शर्मीले किस्म के होते हैं, शर्मीले किस्म के। शर्म बहुत जल्दी आ जाती है इनको ना। लज्जित होना नहीं, लज्जा आना। जैसे मान लीजिए लज्जा आना और लज्जित होना में अंतर क्या है। लज्जित होना यानी शर्मिंदा होना, कि आपने कोई काम किया और गलत काम कर लिया इसलिए आप शर्मिंदा हो, आपकी नजर झुकी रहेगी। और शर्माना ऐसे करके शर्म आ जाना। जैसे मान लो कोई लड़की अपने माता पिता के पास बैठी है और माँ ने कहा कि पिता से कहा कि शानो अब आपने कोई छोरो देखोगे लड़की खातर, रीट पास कर ली और अब रीट को पेपर भी हो जाओ जनवरी में, तो आपने मार्च तक जो है नहीं ब्याह कर देंगे। तो कोई चोखो छोरो थारी नजर में है, रिश्तेदारा ने कहो। तो अब लड़की अगर वहां बैठी है तो वो शर्मा जाएगी और शर्मा के अंदर के रूम में चली जाएगी। ये है शर्माना और शर्मिंदा होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है ना। आध्यात्मिकता और साहित्यिक विषयों में इनको रुचि होती है। आध्यात्मिक और साहित्यिक विषय में इनकी क्या होती है, रुचि होती है अंतर्मुखी की। और विचार व दिव्य शक्ति इनकी अच्छी होती है। ये कौन हो सकते हैं, ये लेखक हो सकते हैं। लेखक, विचारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, ये सब क्या होते हैं, अंतर्मुखी प्रकृति के जो है वो लोग होते हैं। ठीक है। दूसरे जो आते हैं वो कौन आते हैं, दूसरे आते हैं आपके बहिर्मुखी। बहिर्मुखी की क्या विशेषता है, आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। बहिर्मुखी जो होते हैं ये क्या होते हैं,
अधिक सामाजिक होते हैं, बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं। समाज का कोई कार्य है, जैसे कॉलेज में मैं कॉलेज का उदाहरण देता हूं कि किसी लड़की ने ये कह दिया कि मुझे बाजार से ये सामान ला देना, किसी ने कहा कि मुझे कॉपी ला देना, किसी ने कहा कि मुझे रजिस्टर ला देना, किसी ने कहा कि मेरी फाइल बना देना, किसी ने कुछ भी कह दिया इनको, ये सबका काम करने के लिए तैयार रहते हैं। कॉलेज की सामाजिकता तो यही होती है। हॉस्टल में कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम का आयोजन करना है, ये आगे रहते हैं। साफ सफाई का कोई काम है, ये आगे रहते हैं। कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होना है, ये आगे रहते हैं। तो इनमें सामाजिकता बहुत ज्यादा होती है। एक ये ज्यादा बोलते भी हैं, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, बातूनी होते हैं। ये क्या होते हैं? बातूनी, बहुत ज्यादा बातें करते हैं ये। तीसरा, समायोजन शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यानी इस प्रकार के लोग, मान लो आज पहला दिन ही है कॉलेज का, पहले दिन जाते ही 3-4 दोस्त बना लेंगे और पूरे कॉलेज का चक्कर काट लेंगे, है ना। पूरे कॉलेज को छान लेंगे कि कौन से कमरे में क्या है, प्रिंसिपल जी कौन है, कितने टीचर हैं, लाइब्रेरी कहाँ है, कितने लड़कों का एडमिशन हुआ है, कितनी लड़कियों का एडमिशन हुआ है, और ऑलमोस्ट सबके बारे में ये जानकारी लेके सबसे हंसी मजाक करके बातें करके आ जाएंगे। ये होता है समायोजन। पहले दिन कोई इतना करता है क्या? अंतर्मुखी व्यक्ति जो है पहले दिन क्या करेगा? वो चुपचाप बैठा रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, क्योंकि कोई उसका जानकारी नहीं है, तो मायूस होकर बैठा रहेगा। लेकिन बहिर्मुखी क्योंकि बहुत जल्दी समायोजन कर लेता है, तो ये हर जगह पर घूम घाम के सारों को जो है वो अपना दोस्त बना लेता है। मित्र इसके बहुत ज्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट मैं अगर कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज के सारे लड़की लड़कियां इसके क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। जितने भी कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं सब इसके दोस्त होते हैं। ऐसे दोस्त होते हैं कि आप फ्रेंकली आपके साथ चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन इनकी कमी क्या है? ये पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं होते हैं। अब आदमी चौधर करेगो, अरे भाभी पूरे कॉलेज की पूरे गांव की चौधर करेगो, कौन के कर रहे हैं, कहेंगे कि हो रही है, कहेंगे ब्याह है, कहेंगे टाबर हो यार, कहेंगे छुचे गए, कहेंगे जापो यार, कहेंगे छोरो भाग गई और कहेंगे छोरी भाग गई, खे हो रही है पूरे गांव में, सारे गांव की जो आदमी चौधर करोगे, मैंने पढ़ने टाइम कट मिला वो बताओ, कौन मिले नहीं। तो पढ़ाई में क्या होगा? ये पढ़ाई में ये जो है सामान्य होता है। ऐसा नहीं है कि कमजोर होता है, बट सामान्य होता है। लगभग 100 के करीब इनकी आईक्यू होती है। पढ़ाई में भी ये क्या होते हैं? औसत होते हैं, सामान्य होते हैं। नेतृत्व का गुण बहुत होता है, नेता बन जाते हैं, लीडर बहुत जल्दी बन जाते हैं। कोई भी काम का कहोगे ना, गुरुजी मैं करसूंगा, नेतृत्व की शक्ति इनमें बहुत ज्यादा होती है। मनोविनोदी होती है, साहसी होते हैं, हंसी मजाक करना बहुत इनको पसंद होता है। हंसी मजाक बहुत करते हैं ये, है ना। सारा दिन कोई ना कोई खेबी करता ही रहे, मारवाड़ी में खेबी करना, है ना, कोई ना कोई मजाक करनी, है ना, किसी की चुटिया बांध देना, किसी के जूते बांध देना, इस तरह के काम में लगे रहते हैं। साहसी भी होते हैं, लड़ाई झगड़ों कठी होगा नहीं, कूद जाएगा बीच में। धैर्यवान और परिस्थितियों के अनुकूल ये व्यवहार करते हैं। स्पष्टवादी होते हैं। जनरली ऐसे लोग बड़े होकर राजनेता या फिर शिक्षक बनते हैं। बड़े होकर क्या बनते हैं ये? या तो राजनेता बनते हैं या फिर ये टीचर्स बनते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उभयमुखी। उभयमुखी का व्यक्तित्व जो है ना, वो दोनों का मिक्स होता है। ये बाद में बनाया गया था। मूलतः तो 2 ही व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बाद में अब उभयमुखी तो इनको दोनों का, जिन लोगों में इनके दोनों के गुण थे कि कभी कभी जैसे मान लो आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और आपका जो डिब्बा है, जहां आपकी सीट है, वहां आप किसी को नहीं जानते हो, तो आप चुपचाप बैठे हो, लेकिन आपकी सामने वाली जो सीट है उस पर एक व्यक्ति बैठा है और उसने आपसे बात करनी शुरू कर दी कि और भैया कहाँ जा रहे हो भाई, लगते हो बहुत ज्यादा सामान लेके आए हो, कहीं पढ़ाई करने जा रहे हो क्या, किताबें भी दिख रही। अब मान लीजिए आप अगले ने शुरू कर दी ना, तो अब ये फिर तेज बोलना शुरू कर देंगे, अब ये ज्यादा बोलेंगे, अब इनकी बात खत्म नहीं होगी। यानी कुछ समय के लिए अंतर्मुखी, और एक बार अगर थोड़ा सा अंतर्मुखी का गुण कम हो गया तो फिर बहिर्मुखी बन जाते हैं। यानी ऐसे व्यक्तित्व जिनमें अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों के गुण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उभयमुखी कहलाते हैं। बस नेक्स्ट देखिए, 400 ईसा पूर्व सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था हिप्पोक्रेटस ने। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट है। सबसे पहले जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने किया था।
क्रैक्टस ने किया था। और इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो इन्होंने बताया कि कम प्रवृत्ति वाले, पीले पित्त वाले, काले पित्त वाले और अधिक रक्त वाले। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व में जो है वो हम शारीरिक, जो शरीर की देखो, एक तो हमने शरीर की बाहरी बनावट के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व देखा, जो क्रेस्मर और सेल्डन ने बताया था कि मोटा, पतला, थिगना, लंबा। ये है आंतरिक शारीरिक दृष्टिकोण। हमारे शरीर में क्या होता है? वात, पित्त, कफ होता है, रक्त होता है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ का नाम आपने सुना होगा। तो सेल्डन ने जो हिप्पोक्रेटस है, इन्होंने आंतरिक शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। पहला व्यक्तित्व जिसमें कफ पित्त की प्रधानता होती है, यानी जिसके शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसा व्यक्ति जो होता है थोड़ा मंद होता है और निष्क्रिय व्यक्तित्व होता है, यानी एक्टिव ज्यादा नहीं होता है, ये थोड़ा सुस्त रहने वाला होता है। जिसमें पीले पित्त की प्रधानता होती है, पीला पित्त जिसमें ज्यादा होता है, वह व्यक्ति, देखो पीला रंग क्रोध का रंग है, तो यह क्रोधी स्वभाव का होगा। जिसमें काला पित्त प्रधान होता है, यानी काला पित्त ज्यादा होता है। काला रंग किसका है? नेगेटिविटी का रंग होता है काला, नकारात्मकता का रंग होता है काला। आप शक्तिमान देखते थे बचपन में, तो किल्विस कैसा होता था? अंधेरा कायम रहे, तो अंधेरे का कैसे वस्त्र होते थे? काले। काला जो रंग है वो निराशावादी या नेगेटिविटी का रंग है काला। तो काला पित्त जो जिसमें प्रधान होगा, वह व्यक्तित्व क्या होगा? उदासीन होगा, निराशावादी होगा। और रक्त जो है, रक्त जिसमें रुधिर की मात्रा अधिक होगी, वह क्या होगा? प्रसन्नचित्त रहने वाला, आशावादी व्यक्तित्व होगा, है ना। यानी वो अंधेरे में भी उजाला देखेगा। अरे रीट का पेपर है ना, कोई बात नहीं है, मेहनत करेंगे भाई, रीट का तब की बार क्रैक करके रहेंगे। जबकि निराशावादी क्या सोचेगा? निराशावादी जो कि काले पित्त वाला होगा, यार भाई रीट को पेपर जो दी तो कठिन आयो हो, तो रीट मुख्य परीक्षा हो तो बेरो को नहीं कितो पेपर कठिन आओगे भाई, बहुत दो पेपर है, हो कौन पाओगे, एनो तापाइया कर लिया, अरबियां कर लिया ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो सेल्डन, हिप्पोक्रेटस ने अपना वर्गीकरण जो दिया। इसके बाद देखिएगा आइजैक का वर्गीकरण। आइजैक ने भी इसके अलग अलग वर्गीकरण बताए। जैसे इन्होंने एक तो बताया बहिर्मुखी, एक बताया अंतर्मुखी, तीसरा बताया आपका साइकोटिज्म और चौथा बताया न्यूरोटिज्म। ये 4 प्रकार का जो है वर्गीकरण इन्होंने किया। किसने? आइजैक ने। कुछ नोट लगा के बात लिखी गई है कि बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन करने वाले विद्वान जो थे वो टर्मन थे। टर्मन ने बुद्धि के आधार पर किया। कल्पना शक्ति के आधार पर थार्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है भावुक व्यक्तित्व, दूसरा कर्मशील और तीसरा विचारशील व्यक्तित्व। भावुक व्यक्तित्व जो भावनाओं में ज्यादा बह जाता है, कर्मशील जो कर्म को प्रधान मानता है, और विचारशील जो विचार करता रहता है। इस प्रकार के 3 प्रकार के व्यक्तित्व आधुनिक जो है दृष्टिकोण के अनुसार बनते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ेंगे कल ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। कल व्यक्तित्व हम पूरा करके फिर परसों से अधिगम की जो है शुरुआत करेंगे। और व्यक्तित्व का ये जो मनोविज्ञान के सारे टॉपिक हैं वो ऑलमोस्ट आपको अगले महीने की 10 तारीख तक पूरे करवा दिए जाएंगे, है ना। अगले महीने की 10 तारीख तक आपका पूरा व्यक्तित्व का टॉपिक, व्यक्तित्व का क्या, पूरा मनोविज्ञान के सारे टॉपिक हो जाएंगे। और फिर हम प्रैक्टिस ही करेंगे और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो नियमितता जरूरी है। आप देखना कि बारिश की एक एक बूंद बरसती है। बारिश देखिए आपने, ये बारिश का ही मौसम चल रहा है, तो बारिश को कभी ध्यान से देखना कि एक एक बूंद बरसती है, लेकिन सड़क को नदी बना देती है। सड़क को क्या बना देती है? नदी बना देती है। बारिश की एक एक बूंद बरसती है। अब मान लो बारिश ये सोच ले कि यार एक बूंद बरसा के हो गए, एक बूंद के फर्क पड़ा है। अरे एक बूंद अगर लगातार पड़ रही है, एक एक बूंद अगर नीचे लगातार गिर रही है तो बाढ़ ला सकती है। तो बस मैं कहना यह चाहता हूं, आप चाहे कम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन नियमितता जरूरी है कि रोज पढ़ना है तो बस रोज पढ़ना ही है। रोज में 5 घंटे, देखो ये जरूरी नहीं है कि 10 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा। आप 10 दिन 10-10 घंटे पढ़ लिए, बाद में आपने 5 दिन पढ़ा ही नहीं,
ये बहुत ज्यादा घातक है। आप अपने वातावरण को देखिए, आप जहां रह रहे हैं, आपके घर की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, घर का जो शेड्यूल है कि भाई मुझे इतना काम करना पड़ता है, इतना समय मुझे बाहर रहना पड़ता है, तो मैं इतने समय पढ़ सकता हूं। आप अगर डेली 5-4 घंटे भी पढ़ते हैं, 4 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन आप नियमित पढ़ रहे हैं कि 4 घंटे मैं पढ़ रहा हूं और नियमित पढ़ रहा हूं, तो वो 4 घंटे 10 घंटे वाले से ज्यादा कारगर है। अगर 10 घंटे आप अनियमित तौर पे पढ़ते हो कि 5 दिन 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन पढ़े नहीं, फिर 5-7 दिन और 10-10 घंटे पढ़े, फिर 10 दिन नहीं पढ़े, इससे अच्छा 4 घंटे डेली, 5 घंटे डेली पढ़ोगे तो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो बस पढ़ते रहे, हंसते रहे।